इन पे एक वीडियो देखिए, 24 सेकंड का ये वीडियो है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को आप सुने। Well, I think Pete said today that that's unlikely, right? It certainly would seem to be unlikely. They took a lot of land and they fought for that land and they lost a lot of soldiers. But it would just seem to be, and I'm not making an opinion on it, but I've read a lot on it, and a lot of people think that that's unlikely. यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा? यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि रूस ने कुछ सोचा था और सोचकर उन्होंने लड़ाई लड़ी, इस ज़मीन को कब्जाया, उसके बहुत सारे सैनिक मारे गए हैं, इसलिए अब वो ज़मीन उसकी हुई। हालांकि आपके मन में ख्याल आएगा, डोनाल्ड ट्रंप ये कैसी कैसी नीतियां बना रहे हैं, क्या कुछ न्याय व्याय है कि नहीं है? ये बात रूस यूक्रेन डील को लेकर हो रही है। तो वहीं इन सब से सबसे ज़्यादा टेंशन में कनाडा भी आया हुआ है। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर यूएन मानवाधिकार के चीफ वोल्कर तुर्क की एक रिपोर्ट आई और इन्होंने रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है। जानेंगे वोल्कर तुर्क ने भारत से शेख हसीना को वापस लाने के मामले में भी क्या बात कहा है, जो बांग्लादेश को एक बड़ा झटका लगा है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में देखने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अमेरिका का हित देख रहे हैं, ये बात तो साफ हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को बंद करवाने के लिए जो पीस डील पे बात करी है, वो पीस डील पूरी तरीके से रूस के पक्ष में जाता है, ये देखने को भी मिल रहा है। पर बात सिर्फ ये नहीं है कि रूस यूक्रेन की डील, कनाडा भी डरा हुआ है। कनाडा इसलिए डरा हुआ है कि कुछ समय पहले तक ये सिर्फ एक मजाक लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि कनाडा को हम अपना राज्य बना लेंगे, पर अब लगने लगा है ये सच्चाई, क्योंकि टैरिफ को लेकर अब सबसे पहले कनाडा डरने लगा है। तो आपके मन में आएगा, अच्छा वो टैरिफ तो रोक दिया था ना डोनाल्ड ट्रंप ने, 25% का टैरिफ कनाडा और मैक्सिको पर लगाया तो था, पर फिर उसे रोक दिया गया था। पर डोनाल्ड ट्रंप ने कान को घुमाकर पकड़ा और उन्होंने किस पर लगा दिया टैरिफ? उन्होंने लगा दिया अल्मुनियम और स्टील पर। अगर बात करें कौन सा वो देश है जिनके साथ अल्मुनियम और स्टील ज्यादा व्यापार होता है इनका, तो एक देश है कनाडा और दूसरा देश है मैक्सिको। यानी घुमा फिराकर बात वहीं पर पहुंच गई। अब कनाडा ने इसका उत्तर दिया है और कनाडा ने कहा है कि आप जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं ना, ये दुनिया में एक युद्ध को ला देगा और ये एक विश्व युद्ध की तरह होगा। इसका असर नौकरियों पर पड़ेगा, संबंधों पर पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं ये हमारे संबंध को बिगाड़ेंगे, हम दोनों देशों के नागरिकों के लिए निगेटिव है। आपके यहाँ पर भी महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इसलिए ये अनिश्चितता होगी, नौकरियों की कटौती का खतरा भी बढ़ सकता है। हालांकि आपको बता दूं, इन्होंने जो कहा है ना, सबसे पहली बात, डोनाल्ड ट्रंप ऐसा पहले भी कर चुके हैं। साल 2018 में ट्रंप ने विदेशी स्टील और एल्युमिनियम पर टैरिफ्स लगाया था। यहाँ पर एक तरफ टैरिफ तो इन्होंने लगा दिया था, लेकिन बहुत सारे निर्माण कार्य रुकने लगे थे, जिसकी वजह से नौकरियां भी जाने लगी थी। सिर्फ यही बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जो पिछले अपने कार्यकाल में नहीं कर पाए, वो इस कार्यकाल में वो आते ही कर रहे हैं और आते ही उस पर लग गए हैं। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप के पास एक रोड मैप हो कि किस तरीके से हम अमेरिका को ताकतवर बना सकते हैं, और उसी आधार पर वो पिछली बार भी चलना चाह रहे थे, लेकिन चीज़ें उनके फेवर में नहीं गई और सत्ता उनके हाथ से चली गई। दूसरी बार जब वो आए हैं तो उन सारी चीज़ों को इस बार पूरा कर लेना चाहते हैं। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश को लेकर एक रिपोर्ट आई है। स्क्रीन पर एक वीडियो है, मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ये वीडियो आप सुने। Security and intelligence apparatus, together with violent elements associated with the former ruling party, committed serious and systematic human rights violations. These include hundreds of extrajudicial killings, extensive arbitrary arrest and detention. ये हैं वोल्कर तुर्क, जो कि UNHRC के चीफ है। इन्हें एक काम दिया गया था, जिसकी वजह से ये बांग्लादेश पहुंचे भी थे, इनकी टीम भी पहुंची थी, दौरा वगैरह हुआ था, और इसमें इनको बताना था कि बांग्लादेश में मानवाधिकार को लेकर अभी क्या सीन है। तो यहाँ पर वोल्कर तुर्क ने अपनी रिपोर्ट जारी करी है और इस रिपोर्ट में कहा गया कि बांग्लादेश में अभी भी चीजें मानवाधिकार के खिलाफ हुई हैं। इन्होंने कहा कि बीते साल 2024 में शेख हसीना सरकार के खिलाफ
खिलाफ विरोध प्रदर्शन और उसके बाद मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार के दौरान हिंसा, इन दोनों ही मामलों में हिंसा हुई है। और फिर इन्होंने कहा कि साल 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान करीब 1400 लोग मारे गए और ये रिपोर्ट 14 सितंबर 2024 से शुरू हुई जांच पर आधारित है। इसे डॉक्टर, हथियार विशेषज्ञ, जेंडर एक्सपर्ट, मीडिया कानूनी सलाहकार, ओपन सोर्स विश्लेषकों की टीम ने तैयार किया है। कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के नेताओं, हिंदुओं, अहमदिया मुसलमानों, चटगांव इलाके के आदिवासियों के खिलाफ भी हिंसा हुई है। रिपोर्ट में इस बात को भी कहा गया कि मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में धार्मिक अल्पसंख्यकों के साथ मानवाधिकारों का हनन हुआ है। हिंदुओं के साथ साथ अहमदिया, मुसलमान, आदिवासी भी हिंसा का शिकार हुए हैं। लेकिन आप देखेंगे ये रिपोर्ट सीधी सी है, पर वहीं हसीना की रिपोर्ट बहुत ज़्यादा डिटेल में दी गई है वोल्कर तुर्क के द्वारा। जबकि यूके में भी आप देखेंगे, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इस वीडियो को, जिस वीडियो में यूके के एमपी अपनी संसद में हिंदुओं के प्रति और मानवाधिकार की चीजें यहाँ उठा रहे हैं। Recently, I met with my constituents in Ilford South, who've been increasingly concerned about the anti-Hindu violence in Bangladesh. Since last August, there have been reports of over 2,000 incidents of violence, most of which have been targeted against the minority Hindu community. I've seen further disturbing reports of the arrest and continuing custody of the former leader of the International Society for Krishna Consciousness, Chinmoy Krishna Das. हसीना के समय में इन्होंने कहा कि जो रिपोर्ट आई है उसमें बांग्लादेश के सुरक्षा बलों ने गोली ज्यादातर चलाई है और विद्रोह के शुरुआती दिनों में अवामी लीग सरकार ने इस बात को स्वीकार किया था कि 150 मौतें हुई है। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियां प्रधानमंत्री शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार गैर कानूनी हत्याओं के लिए जिम्मेदार है। यहाँ पर इन्होंने कहा कि ये मानने के उचित आधार है कि विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए रणनीति के तहत सैकड़ों गैर कानूनी हत्याएं हुई, बड़े पैमाने पर मनमानी गिरफ्तारियां, नजरबंदी, यातनाएं हुए। ये तो ठीक है कि चलो शेख हसीना का रिपोर्ट पूरे डिटेल में है, लेकिन उसके बाद की भी चीजें डिटेल में होनी चाहिए। खैर, एक और मुद्दा देखने को मिला जब बात आई कि शेख हसीना को वापस कर देना चाहिए, तो इस पर इन्होंने जवाब दिया कि शेख हसीना का मुद्दा बांग्लादेश और भारत के बीच का मुद्दा है, ये आपसी सहयोग का मुद्दा है। ये एक बड़ा झटका लगा है बांग्लादेश की यूनुस सरकार का, जो काफी लंबे समय से चाह रही है कि शेख हसीना वापस आ जाए और वो उनके ऊपर एक्शन ले सकें। खैर, बांग्लादेश की अभी की स्थिति की बात करें तो बांग्लादेश थोड़ा डामाडोल स्थिति में चल रहा है और ये देखने को मिला है कि भारतीय विदेश मंत्री और बांग्लादेशी विदेश मंत्री के बीच में एक मुलाकात ओमान में हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिला है कि अदानी ग्रुप से इन्होंने फिर से पूरी बिजली को रीस्टोर करने की बात कही है। और एक और चीज देखने को मिला कि चाइना ने हाल में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को लेकर बांग्लादेश को कहा था कि आप अपने टेक्स्ट बुक से इसे हटाइए, जिस पर बांग्लादेश ने कहा कि अब किताबें छप चुकी है और अब जैसे हैं वैसा ही चलेगा। खैर, अब आगे क्या करते हैं वो तो देखने वाली बात होगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।